आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, स्वानंद प्रस्तुत फोकस ऑन फेस की इस श्रृंखला में मैं प्रफुल्ल केदारे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को दर्शकों ने बहुत ही अच्छा सराहा है। आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए दिशा देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इंसान खुशी की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है, कहाँ कहाँ खुशी तलाश करता है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसे कई मकाम आते हैं जहाँ पे वो रुक जाता है। उसे लगता है कि ज़िंदगी बस यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके आगे भी ये ज़िंदगी रहती है। बहुत से वेज होते हैं जहाँ पर जाकर वो अपनी मंजिल जो है हासिल कर सकता है, लेकिन सही रास्ते पे सही दिशा दिखाने वाला कोई होना ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। कभी कभी लगता है यूँ ज़िंदगी रुक सी गई है और वो इंसान गम की छाया में और ही ढसता जाता है। दोस्तों, डिप्रेशन, जी हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस डिप्रेशन की वजह से प्रभावित हैं। उसमें 30 से 40% बच्चों का इसको ज़्यादा से ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ऐसे कई बच्चे हैं जो निराशा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके माता पिता जो है इससे काफ़ी चिंतित होते हैं। ऐसे लोगों को राह दिखाने वाली रिया हमारे साथ में है। जी हाँ, आइए बात करते हैं। रिया एज अ काउंसिलर, हमारी उल्लासनगर की हीरोइन, उल्लास कन्या रिया गिदवानी। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कैसे हो रिया? मैं ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया है इतने बढ़िया प्रोग्राम में, और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने ये पहल उठाई है कि जो समाज को हेल्प कर सकते हैं वैसे लोगों को आप सामने ला रहे हो। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप मुझे उल्लासनगर की हीरोइन कह रहे हैं। जी हाँ, तो ये सही बात नहीं है। और मैं बताना चाहूँगी, रिया, क्या होता है कि हीरोइंस सिर्फ जो पर्दे पे अभिनय करते हैं उन्हें ही नहीं कहा जाता है। जो रियल लाइफ में हमारी मुश्किलों को लांघ कर अपना फक्र का एक मुकाम जो हासिल करते हैं उन्हें भी रियल हीरो कहा जाता है, हीरोइंस कहा जाता है। हमारे उल्लासनगर के लिए बहुत ही फक्र महसूस करने वाली बात है कि रिया जैसी लड़की हमारे उल्लासनगर से है। जी, तो मैं यही कह रही थी आपको कि हर एक इंसान अपने लाइफ का हीरो या हीरोइन होता है, क्योंकि जितना ड्रामा हम 3 घंटे में देखते हैं उतना ही हमारे उससे कहीं ज़्यादा ड्रामा हमारे ज़िंदगी में होता है। और जो हम ये जी जाते हैं ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी खुशियाँ ढूंढ के, ये बहुत करेज का काम है, बहुत क्षमता का काम है। तो उसके लिए हर किसी को हीरो हीरोइन बोला जाना चाहिए। एक्चुअली एक्टर्स को तो पैसे मिलते हैं रोने के, हंसने के, पर हमको तो वो भी नहीं मिलता है, पर फिर भी हम जिंदगी जी जाते। तो रिया, तुमने अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, वो फिज़िकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, और आज उल्लासनगर में मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि एज अ काउंसिलर अगर हम किसी से अप्रोच होते हैं, किसी से सेशन करवाते हैं तो एक सीटिंग का 1000 रुपये देना पड़ता है। लेकिन हमारी रिया गिदवानी परिवार उल्लासनगर का एक सामाजिक दायित्व स्वीकारने वाला परिवार है। रिया हर किसी भी ऐसे राह भटकने हुए इंसान को राह में लाने के लिए जो सीटिंग्स करती है, जो ट्रीटमेंट देती है, महज 20 रुपये में, मुझे लगता है कि एक हीरोइन इससे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं हो सकती है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि छोटी सी रिया थी, आज एक काउंसिलर करके खुद का क्लिनिक चला रही है, ऑनलाइन काउंसलिंग कर रही है। सेक्रेड हार्ट जैसे स्कूल के बच्चों को ही नहीं, वहाँ के अध्यापकों को भी काउंसलिंग करके
एक अच्छे मकाम, अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए अपनी हेल्प कर रही है। तो एक छोटी सी रिया और आज की काउंसलर रिया गिधवानी, ये सफ़र में क्या क्या परेशानियाँ आई? जी, छोटी सी रिया को तो ये भी नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, कैसे लोग स्कूल जाते हैं। मुझे याद है मेरे कज़न स्कूल जाते थे और मैं घर पर रहती थी क्योंकि मैं उनसे 1 साल छोटी थी। तो मुझे यही क्वेश्चन आता था दिमाग में कि सबको एक साथ कैसे भूख लग जाती है, सब लोग एक साथ क्यों डब्बा खाते हो। तो वो टाइम से एजुकेशन रहा। मेरे पेरेंट्स को लगा कि अगर तुमको फिजिकल डिसेबिलिटी है तो एजुकेशन तुम्हारा हथियार बनेगा। जी हाँ, क्योंकि खुद को तुम इंडिपेंडेंट करो, अपने पैरों पे खड़े रहो, फिजिकल लेवल पे ना सही बट तुम कुछ तो करो जो बाकियों से अलग हो। पर उन्होंने मुझे कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं किया कि फर्स्ट आओ या बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाओ। ये सब जब मुझे एजुकेशन मिली वो इजीली नहीं मिली। तो उसके लिए कुछ स्पेशलाइजेशंस करनी पड़ी। मैंने देखा कि जो उल्लासनगर के बड़े बड़े स्कूल्स थे वो मुझे लेने के लिए रेडी नहीं थे। अच्छा। क्योंकि मेरे को एक स्पेशल चाइल्ड की तरह देखा जा रहा था। वो लोग ये नहीं समझ रहे थे कि मुझे मेंटल लिमिटेशन नहीं है, फिजिकल लिमिटेशन है। तो जब सेक्रेड हार्ट स्कूल ने मुझे अपनाया तो मुझे लगा कि ये मेरा लास्ट चांस। तो इससे 10वीं के पहले तो मुझे यहाँ से निकलना ही नहीं है। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे स्कूल में मेरा रेपुटेशन जाए। तो ये करने के चक्कर में मुझे इतने अच्छे सपोर्टर्स मिले, इतनी अच्छी टीचर्स मिली कि उन्होंने हमेशा मुझे सब छोड़ के आगे बढ़ना सिखाया। रिया सेक्रेड हार्ट स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी है। रिया, एक वक्त था कि तुम उस स्कूल की स्टूडेंट थी और आज एक वक्त ये आ चुका है कि वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर्स तुम्हारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो कैसा फील करती हो? जी, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है ये, लेकिन मुझे बेहद खुशी भी होती है, एक अहोभाव भी होता है कि जिस स्कूल ने मुझे बनाया, खड़ा किया, उसी स्कूल को मैं वापस कुछ दे पाती हूँ। जिसे बोलते कि तुम कर्जा नहीं उतार पाते हो माँ बाप का, तो वैसे ही मैं ये स्कूल का कभी कर्जा उतार तो नहीं पाऊँगी, लेकिन ये ऐसा है कि उनका ही बीज है, उनका ही पेड़ है और उनको ही फल मिल रहा है। तो एज अ वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास लेके आते हैं? जी, आजकल देखा जाए तो बच्चों को 2-3 ही समस्याएं कॉमन है। एक तो वो है कि कम्युनिकेशन गैप है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कुछ बातचीत नहीं है। और बातचीत है भी तो वो स्कूल के लिए है कि पढ़ाई में तो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, कुछ पर्सनल लेवल पे बातचीत नहीं है। आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट, डेटिंग साइट पे किसी अजनबी को सब बता देते हैं कि मेरा पास्ट ये है, मेरा प्रेजेंट, लेकिन अपने मम्मी पापा से छुपाते थे। जी जी। तो अगर आपकी मम्मी पूछे कि दिन कैसा था और आपके फ्रेंड का फ़ोन आ जाए तो आप बोलोगे बाद में बात करते, छोड़ो। अच्छा, दिन के लिए पूछो मत। देखिए, मैं भी एक टीनेजर हूँ तो मैं भी ये सब फेजेस से गुजरती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ये कितना सेफ है और क्यों इतना कम्युनिकेशन गैप। थैंक गॉड, टच वुड, मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में ऐसा कुछ कम्युनिकेशन गैप नहीं है, वो लोग बहुत ओपन है। तो आज की समस्या जो है बच्चे और अपने माता पिता, उनमें जो रिलेशनशिप में गैप्स आ रही है, कम्युनिकेशन गैप आप कहोगे? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे मोबाइल्स पे गेम खेलते रहते हैं और हम डांटते हैं उन्हें कि मोबाइल छोड़ो, लेकिन खुद पेरेंट्स मोबाइल पे लगे रहते हैं। जी, तो ये एक बहुत सुंदर आपने बात कही। एक पिक्चर व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था, मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं। एक बस में एक माँ और एक बेटा बैठा था, जो
माँ फ़ोन यूज़ कर रही थी, बेटा फ़ोन यूज़ कर रहा था, और उसी बस में पीछे एक माँ किताब पढ़ रही थी और उसका बेटा भी किताब पढ़ रहा था। तो इससे यही पता चलता है कि बच्चे आपसे सीखते हैं, जो आप करेंगे वो आपके बच्चे करेंगे। तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो मेरी तो आपसे विनती ये होगी कि टीवी बंद करिए, फ़ोन बंद करिए, आप भी जाके उसके साथ बैठिए या अपना कुछ किताब पढ़िए, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ और सब मज़े कर रहे हैं। रिया, काउंसलर बनना रिया का सपना था या और कुछ बनना था? रिया अगर काउंसलर नहीं होती तो और क्या होती? आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि मैं सपने देखने में बिलीव नहीं करती। अच्छा, क्यों? जी, उनको सपने देखने से कुछ नहीं होता, जो है उसको ही तुम अपना सपना बना लो, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो ये शायद खुदा की मर्जी थी कि काउंसलिंग करना है, लेकिन मैंने 10th तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि क्या करना है, क्योंकि मैं वन डे एट अ टाइम जीने में यकीन रखती हूँ। अभी 4 दिन बाद 5 दिन बाद शिवरात्रि है, तो लोग मुझसे पूछते हैं आपकी तैयारी क्या है, तो वो तो नहीं, उसी दिन तैयारी होगी, क्योंकि उसके पहले सोच के कुछ होने वाला नहीं है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि अगर आप कोई सपना देखते हैं और वो साकार नहीं होता तो आप फिर से दुखी हो जाते हैं। तो जो आपके पास होता है उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाते। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एम मत करो, मैं ये बोल रही हूँ कि एम ऐसा करो कि ये प्लान ए है बट प्लान बी भी है। अगर कुछ और हो गया तो मैं उसके लिए भी रेडी। अच्छा। और हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो भी हमारे साथ होगा वो तो होगा ही, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जो मैं उसके साथ करूँगी वो मेरे कंट्रोल में है। तो अगर आप कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे हो तो ये एंड नहीं है आपके करियर का, बहुत सारे फील्ड्स हैं, खाली वेट करो, आपका राइट करियर आपके पास। और आपकी रुचि किस फील्ड में है? अगर उसमें आप काम करते हो तो आपका सक्सेस जल्दी मिलने की आपकी आशंकाएं होती है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। डिप्रेशन अब हमारे वोकैबुलरी में इतना आ गया कि छोटी सी चीज़ होती है ना, हम बोलते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन एक फुल फ्लेज्ड बीमारी है जिसके बारे में हमें और अवेयरनेस लानी चाहिए। डिप्रेशन तब होता है जब आप 6 महीने किसी दुख से बाहर नहीं आ पाते। अच्छा। और ये एक ही सिम्टम है और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे आपकी नींद का कम होना, आपका खाना बढ़ना या कम होना, आपको किसी बात में इंटरेस्ट नहीं आएगा, इतना वो एक्सटेंड तक आता है कि आप बेड से उठ नहीं पाओगे। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती दुनिया की। हाँ, आप उठना चाहोगे फिर भी आप उठ नहीं पाओगे। तो जो ब्रेकअप के बाद हम फेस करते हैं वो डिप्रेशन नहीं होता, प्लीज़ उसको आप लोग डिप्रेशन ना बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्रेकअप के बाद जो आपको सैडनेस आती है या किसी के गुजर जाने के बाद या कुछ ना मिलने के बाद जो सैडनेस आती है वो काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि हमारे अटैचमेंट थी, टूट गई, सपना टूट गया, इसको सैडनेस बोलेंगे, इसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। और जब डिप्रेशन, अगर आपको सच में लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं तो प्लीज़ खुद को लेबल करने से पहले एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। हमारे पास डायग्नोसिस के मेथड्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है आप एक्चुअली डिप्रेस्ड है कि आप सैड है। इसका मतलब कि दिमाग जो है कल्पना और वास्तवता, इनमें फर्क करना नहीं जानता, वो जो अवस्था होती है उसे हम डिप्रेशन कहा जाता है। या तो डिप्रेशन, मैं पूछना चाहता हूँ कि डिप्रेशन दिल की बीमारी है कि दिमाग की?
जी, दिल और दिमाग में आप फ़र्क कैसे करते हैं, मुझे पहले वो समझना पड़ेगा यहाँ पर। जो हमारा दिल होता है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम फीलिंग्स को दिल बोलते हैं, हम थॉट्स को दिमाग बोलते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन आपके थॉट्स से ही आपको फीलिंग आती है। तो वो दोनों एक ही है, ऐसा मेरा मानना है। और जो डिप्रेशन है वो थॉट्स से शुरू होके आपकी फीलिंग्स में आता है, फिर आपके बिहेवियर में आता है और फिर आपके एक्शंस में आता है। तो वो एक चेन होती है कि पहले आप कुछ सोचते हैं, फिर आपको उसके बारे में कुछ लगता है, फिर आप उसी तरह व्यवहार करते हैं। तो इंसान पहले सैडनेस में आता है कि डिप्रेशन में आता है, या पहले डिप्रेशन में आता है कि सैडनेस में आता है? इनका सर्कल कैसे चलते रहता है? देखिए, सैडनेस जो है वो एक इमोशन है, जैसे खुशी वैसा दुख, और जब तक लाइफ है ये दोनों साथ चलेंगे, खुशी और सैडनेस। अब सैडनेस का जब एक नॉर्मल लेवल से जब वो बढ़ जाता है तब हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। Okay. और जब नॉर्मल लेवल में है वो, तो वो नॉर्मल है। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? बाहर निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे अच्छा तरीका है उस इंसान से प्यार करिए जो आपसे 24 घंटे आपके पास है। तो वो इंसान आप खुद हो जो आपको आईने में दिखता है। तो रोज़ मैं कहना चाहूँगी सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर रोज़ रात को आप जब सोते हैं तो अपने बारे में 5 चीज़ें अच्छी लिख कर सोइए, या एक जार बनाइए जिसमें रोज़ अपने बारे में एक अच्छी चीज़ लिखकर आप उसमें डालेंगे, तो साल के एंड तक आपको 365 चीज़ें अपने बारे में अच्छी मिलेंगी। दोस्तों, रिया का मानना है कि आप ऐसे इंसान से प्यार करो जो 24 घंटे आपके साथ हो, और वो इंसान कोई नहीं, आप खुद होते हो। आप जब जब खुद से रूबरू होते हो तो अपनी अच्छाई या पॉजिटिव थिंकिंग्स को आप इंक्रीज कैसे करो, इस पर ध्यान दो, तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन की मात्रा बहुत सी कम होती जा रही। तो मैं आज का जो सबसे बड़ा चिंता का विषय बन चुका है कि पेरेंट्स और बच्चे, इनमें काफ़ी तरह के गैप्स क्रिएट होते जाते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि तुम्हारे पास ऐसे लोग शिकायतें लेके आती है, तो कौन कौन सी शिकायतें होती है? बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे पढ़ाई करते नहीं है जी, और कुछ होते हैं? नहीं, बच्चे छुपाते हैं कि फ्रेंड्स कौन है, या देखिए पेरेंट्स को भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि जब हम टीन एज में जाते हैं, 13-14 इयर्स के होते हैं, तो हमारे बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, हमारे सोशल सर्कल में काफ़ी सारे चेंजेस आता है। हम जब कॉलेज में पहला कदम रखते हैं तो हम देखते हैं आजू बाजू सब कपल्स हैं, तो उसी इन्फ्लुएंस में शायद मैं गलत डिसीजंस लेती हूँ, या किसी ऐसे को चूज़ कर लेती हूँ जो मुझसे काफ़ी अलग है। तो इस टाइम में अगर मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में है, वो समझ सकते हैं कि ठीक है हमारी भी एज थी, हमने भी ये सब किया, तो पेरेंट्स ज़्यादा बेटर गाइड बन सकते हैं रैदर देन उसको घर पे बैठाओ, उसको मारो, उसको डांटो, फ़ोन बंद कर दो। तो ये इससे समस्याओं का हल नहीं होगा, आपसे चुप जाएगी और खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका बच्चा क्या कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर मैं बताना चाहूँगी ये कि छोटा बच्चा अगर होता है और वो आपको आके बोले कि टीचर ने मुझे मारा, तो हम पहला क्वेश्चन यही पूछते, तूने क्या किया? तूने क्या किया? क्यों? वो टीचर की भी तो गलती हो सकती है, पर हम ऐसे नहीं कुछ दायरे हमारे समाज की व्यवस्था ने बनाए हैं कि हम उसके आगे जाना ही नहीं चाहते। हम बोलते हैं तूने क्या किया। तो जिस टोन में आप अपने बच्चे से पूछते हैं कि तूने क्या किया, वो बच्चा डर जाता है और खुद को वो
प्रोटेक्ट करने के लिए पहला झूठ आपसे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे फ्रेंड ने किया। तो तब से वो झूठ बोलना शुरू करता है, फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आपको पता है छोटे बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, ड्राइंग भी आपको आके दिखाते हैं कि देखो मैंने ये किया। और एक और यहाँ पर चीज़ आ जाती है कि जब आपका बच्चा आपसे बात करता है, छोटा जब वो होता है, तो आप भी उसको बोलते हो कितना बात करता है, चुप रहे। हालांकि उसकी इमोशंस बाहर आती है और हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो तब वो सीख जाता है कि नहीं चुप रहना। फिर आप उसी बच्चे को बड़े होके बोलते हो तुम कुछ बोलते ही नहीं करते हो। तो ये आपने ही सिखाया। और जिस तरह से आपने पहली बार रिएक्ट किया, वो बच्चे के माइंड में पड़ गया कि अच्छा मम्मा को ये सुनने से गुस्सा आता है, तो ये नहीं सुनाऊंगा मैं। दोस्तों, हम रिया से ज़िंदगी के एक अहम मुद्दे को लेकर यूं ही बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फोकस ऑन फेस में आप सभी का स्वागत है। रिया, किशोर अवस्था में जब कोई हम आते हैं तो बहुत से फिजिकल्स होते हैं, इमोशनल या हार्मोन्स के चेंजेस, तब्दीलियाँ हम में आ जाती है। तो ऐसे कौन सी शिकायतें तुम्हारे पास आती है? जी देखिए, जो टीनेज होती है उसमें एक बच्चे को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। एक तो हमें अपनी बॉडी समझ में नहीं आती कि कल तक क्या थी, अब क्या हो रहा है, और हमारी आवाज़ में बदलाव आता है। तो हम सोचते कि अरे बाप रे, ये मेरी आवाज़ है कि इससे बेहतर होगी, इससे कम होगी। और इतना जो फैशन बढ़ गया है मॉडल्स को देख के, एक्ट्रेस को देख के, तो हर लड़का लड़की चाहता है कि अरे मैं भी रणवीर सिंह बनूं, मैं भी दीपिका पादुकोण बनूं। तो हम खुद को उसमें खो देते हैं। आजकल के यंग बच्चे मैं देखती हूँ, वो लोग जिम जाते हैं। जिम जाना बहुत ही अच्छी बात है। बहुत से बच्चों में एक असुरक्षितता की भावना होती है। अपने बॉडी को लेके, अपने पर्सनालिटी को लेके उनको ये तक डर है कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हेल्थ और ऑब्सेशन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हेल्थ के लिए आप जितना करना चाहे आप करिए, पर वो आपका एक ऑब्सेशन ना बन जाए कि ऐसी ही बॉडी चाहिए। आपके बॉडी के लिए जो ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है, प्लीज़ उतना ही करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। और यही अवस्था में जो इंसान होता है, प्यार में उसका शुरुआत होती है या किसी के प्यार में खो जाना एक स्वाभाविक अवस्था होती है। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी है कि ब्रेकअप्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। आज की ट्रेंड बन चुका है लव रिलेशनशिप में आना और बाद में ब्रेकअप हो जाना। तो उसके बाद में बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि अपना टारगेट, अपना अचीवमेंट, अपना करियर छोड़कर सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। जी जी। इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? जी, तो पहली बात तो ये है कि दो लोग जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमारे बॉलीवुड ने हमको दे रखी है कि तुम्हारा जो पहला प्यार होगा तो हवाएं चलेगी, तो राजकुमार आएगा घोड़े पर बैठ के, दुपट्टा उड़ेगा, तुम कॉलेज में टकरा जाओगे। तो ये सब नहीं होता रियल लाइफ में। ये सब पिक्चर्स में देखना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे गाने नहीं चलते तुम्हारे माइंड में। ये पहली बात समझनी चाहिए। तो जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो तो आप दोनों इतने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि खुद की लिमिटेशंस, खुद की कमज़ोरियाँ समझ सको। पहले खुद को समझ सको, फिर वो सामने वाले को समझने की आप कोशिश करिए। अगर वो नहीं चलता है
ब्रेकअप्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, मे बी इमेच्योरली हो गया, समझ में नहीं आता था, तो अब प्यार का मतलब समझ में आता है। प्यार सिर्फ इतना नहीं है कि वैलेंटाइंस डे पे तुमने टेडी बेयर खरीद के दे दिया, वो प्यार नहीं होता। प्यार का मतलब आप पहले समझिए कि आपको एक ऐसे इंसान को चूज करना है जिसके साथ आपको पूरी लाइफ बितानी है, तो उसको आपका गुस्सा हैंडल करने आना चाहिए, आपकी चुप्पी समझनी चाहिए, और अगर वो सब भी सही है तो आप दोनों को एक दूसरे का फाइनेंस भी बैलेंस करना है, क्योंकि आजकल के युग में आप सबसे पहले तो करियर के ऊपर ध्यान देना जरूरी होगा। आजकल के युग में आप ऐसे नहीं उम्मीद कर सकते कि मैं घर बैठूंगी मेरा पति कमाएगा, ये एज चला गया। अब घर चलाने के लिए, बच्चे के एडमिशन के लिए ही आपको घर बेचना पड़ता है, ये जो रेप्यूटेड स्कूल्स की फीस है। तो आप जब एक रिलेशनशिप में जाना चाहो तो पहले तो आप वो बंदे को समझो कि इतने रिस्पॉन्सिबल हम दोनों है क्या, और अगर वो ब्रेकअप हुआ भी तो अभी आपके पास लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगी, कुछ कुछ होता है मूवी का, जहाँ शाहरुख खान जी बोलते हैं कि प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है, जीते हम एक बार है। बट उसी मूवी में वो बंदा प्यार भी 2 बार करता है और शादी भी 2 बार करता है। तो वो एक बार वाला प्यार ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप ब्रेकअप करते हैं किसी से, या कोई आपसे ब्रेकअप करता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है अपने बारे में, और आपको ये भी पता चलता है कि आपको कौन सी चीज़ें अपने लाइफ पार्टनर में नहीं चाहिए। तो ब्रेकअप को एक एक्सपीरियंस लीजिए प्लीज़, और आगे बहुत सारी ज़िंदगी में मौके आएंगे। प्यार मोहब्बत में क्या होता है कि हम हमारे पार्टनर से बहुत सी उम्मीदें लगा कर बैठते हैं, तो जहाँ जहाँ पे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है फिर हमारी उपेक्षा होना चालू हो जाता है जी। तो ये कहाँ तक सीमित होना चाहिए कि हम किसी से कितनी उम्मीदें लगाएं, और क्या उम्मीदें लगाना ही छोड़ दें? नहीं, आपने बहुत कोट्स पढ़े होंगे कि डोंट एक्सपेक्ट, कुछ किसी से आशा मत रखो तो तुम कभी निराश नहीं होगे। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी से आशा नहीं रखना। आप देते हो किसी को प्यार, तो आप, ये बहुत ही नेचुरल है कि आप मांगोगे भी, और अगर हम नहीं मांगते तो हम खुदा हो जाएंगे, पर हम खुदा नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि उम्मीद रखो, बट रियलिस्टिक उम्मीद रखो, और उसके कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। वो बंदे की कितनी कैपेबिलिटी है, और अगर वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो ये रियलिस्टिक रखो कि अगर आपका बॉयफ्रेंड एक स्टूडेंट है तो आप 5 स्टार होटल की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शाहरुख खान ने या किसी भी सेलिब्रिटी ने घुटनों पे बैठ के प्रपोज किया तो मुझे भी ऐसा प्रपोजल चाहिए सारे कॉलेज के सामने। ऐसा नहीं होता। फिल्म और ज़िंदगी बहुत अलग चीज़ें हैं। और मैं तो, अगर आपका शो कोई बॉलीवुड स्टार देख रहा है, मैं आशा करती हूँ, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आजकल जैसे आप रियलिस्टिक मूवीज़ बनाते हो, जैसे नॉर्मल घर दिखाते हो, वैसी मूवीज़ और ज़्यादा बनाओ प्लीज़। कॉलेज को ऐसा मत दिखाओ कि वो क्लबिंग करने का, फुटबॉल खेलने का अड्डा है, क्योंकि हम जब कॉलेज में पहला कदम रखे थे हमारा उम्मीद था कि सब लोग बास्केटबॉल कोच में रहेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो रियलिटी है प्लीज़ आप वही देखिए और फिल्म और लाइफ को अलग रखें। दोस्तों, प्रिया का मानना है कि कल्पना और वास्तविकता
इनमें फ़र्क करना अगर इंसान सीख जाए तो बहुत सी समस्याओं को वो अपनी हद से कायम रख सकता है या दूर रख सकता है। रिया, आजकल छोटे बच्चों में फोबिया या साइकोटिक्स डिप्रेशन है, इसकी संभावना ये ज़्यादातर बढ़ती जा रही है। क्या वजह है और ये क्या कंसेप्ट्स होती है? साइकोटिक डिप्रेशन आप नहीं बोल सकते, आप डिप्रेशन बोल सकते हो। डिप्रेशन भी अगर आप ना बोले तो अच्छा है, आप सैडनेस बोल सकते हो। फोबिया पर मैं ज़्यादा रोशनी डालना चाहूँगी कि फोबिया जो छोटे बच्चों में होती है कि जैसे स्विमिंग के लिए छोटे बच्चों को आजकल डर लग रहा है कि पानी से डर लगता है, तो इसकी मेजर जो वजह है, सिगमंड फ्रॉइड जो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी माने जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारी चाइल्डहुड मेमोरीज है उसके हिसाब से तुमको ये डर लगता है। तो अगर आप स्टेशन पर जाइए, किसी भी रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ छोटे बच्चे बड़े अच्छे से खेलते हैं, उनको कुछ फिक्र नहीं है, ट्रेन आएगा ट्रेन जाएगा। बट अगर आप शहरी बच्चों को उधर पटरी पे छोड़ दो तो वो बहुत डर जाएगा। जी हाँ। कि ट्रेन आ जाएगा। तो जितना हम उनको घर पर रख रहे, जितना क्लोज्ड एनवायरनमेंट मिल रहा है, जितना कुछ इंटरेक्शन नहीं है, एटमॉस्फेयर से उनका ताल्लुकात होना जरूरी है। तो अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पर इसको देखें, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल इसमें बिलीव करती हो, कंसेप्ट डालना चाहूँगी बिकॉज मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे बॉडीज़ में 7 चक्रास होते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का डर है तो आपका नाभि चक्र वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना जितना रिस्क हम उठाए उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने बच्चों को सांपों के आगे छोड़ दो, खतरों के खिलाड़ी बना दो, ऐसा नहीं। जितना वो ज़्यादा एक्टिव स्पोर्ट्स में जाएंगे, गिरेंगे, बॉक्सिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, उतना ज़्यादा उनके ढीठ बनते जाएंगे। जी, ढीठ नहीं बोल सकते, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे वो लोग। और जितना वो लोग रनिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ध्यान देंगे मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ, उतना उनको डर कम लगेगा। और आप अपने बच्चों को एक्सपोज करो बाहर की दुनिया से। छोटे बच्चों को आजकल एक एजुकेशन में सिस्टम आया है जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ कि टीवी से पढ़ते बच्चे, ऑनलाइन लर्निंग करते हैं या टैब से पढ़ते हैं। तो वो सब मत करिए। मतलब इन नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि स्कूल्स बंद हो जाएंगे और बच्चा आपका घर पे ही पढ़ेगा, ऐसा मत करिए। बच्चे को फ्रेंडशिप्स बनाना सीखना चाहिए, लोगों से बात करना सीखना चाहिए, एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। मेरे पापा मुझे हमेशा बताते हैं कि उस दिन हमारे घर पे लाइट बंद थी, ये बताना ज़रूरी है, सॉरी आपका वक्त जाएगा, लेकिन उस दिन लाइट बंद थी और मैं देखी कि हम 10 मिनट भी बिना लाइट के नहीं बैठ पाए क्योंकि वाईफाई बंद था, टीवी बंद था, कुछ करने के लिए था नहीं। तो पापा ने तब भी बोला कि हमारे टाइम पे सिर्फ 20 मिनट टीवी चलता था और हम बहुत खुश होते थे। तो मुझे समझ में आया कि गैप कहाँ है। आजकल के बच्चे की दुनिया ही टेक्नोलॉजी है, तो जब वो चले जाते हैं वो बच्चा हेल्पलेस हो जाता है। और अगर आप बच्चे को बोलो कि चलो बाइक रेस करो, तो वो बच्चा फर्स्ट आएगा फ़ोन के गेम में। पर आप उसको अगर साइकिल चलाने भेज रहे हो तो वो साइकिल चलाने से भी डरेगा बाहर। तो बच्चों को ज़्यादा रियल इन्वायरमेंट दीजिए, उनको प्ले ग्रुप बना के दीजिए जो उनके तरह छोटे बच्चे, उनसे मिलवाइए। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में सुसाइड की तरफ जाने की कोशिश करता है या वहाँ तक पहुँच जाता है, तो उस समस्या से जूझने के लिए हमें डॉक्टर का कितना सहारा लेना ज़रूरी है? जी जी, ये बहुत ज़रूरी है कि
हमारे इंडिया में आजकल सुसाइड हॉटलाइंस भी खुली है, आसरा है, स्नेहा है, आई कॉल है। तो आप अगर आप अभी सुसाइड कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको फ़ोन करिए, क्योंकि तभी कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकेट्रिस्ट आपकी इमीडिएट मदद नहीं कर पाएगा। ये सुसाइड हेल्पलाइंस आपकी मदद करेंगे। और मेरी तो गुजारिश है हमारे कॉरपोरेटर से, पॉलिटिशियंस से, कि उल्लासनगर में भी एक आप हॉटलाइन शुरू कीजिए, सुसाइड हॉटलाइन शुरू कीजिए। पर अगर आपका सुसाइड आपको सिर्फ लग रहा है कि सुसाइड करने वाली हूँ मैं या वाला हूँ मैं, तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आपकी मम्मी, आपके दोस्त, आपके पापा तभी आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। आप एक प्रोफेशनल की मदद लीजिए, एक साइकेट्रिस्ट की मदद लीजिए, एक साइकोलॉजिस्ट की मदद लीजिए। और हाँ, हम लोग आपके फैमिली को भी काउंसिल करते हैं कि आपको कैसे सपोर्ट किया जाए उस टाइम में, लेकिन टोटली आप अपने फ्रेंड के ऊपर या अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए तभी, क्योंकि आपका फ्रेंड नहीं जानता कि क्या हो रहा है आपके साथ, या आपके मम्मी पापा उस दौर से नहीं गुजर रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड आपको एक ही एडवाइस देगा कि छोड़ना, भूल जा, होता रहता है। पर अगर आप भूल सकते तो आप ये फेज पे नहीं आते थे। तो आप प्लीज़ किसी प्रोफेशनल की तभी हेल्प लीजिए। दोस्तों, अगर अर्जेंट है तो प्लीज़ किसी भी सुसाइड हेल्पलाइन को प्लीज़ फ़ोन कीजिए। हमारी जो इंडिया की हॉटलाइंस है वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही प्रिवेंटिव है। उन्होंने बहुत सारे केसेस को प्रिवेंट किया और हमारे पास भेजा है, तो प्लीज़ हेल्प लीजिए। बट सुसाइड हेल्पलाइन की एक कमी ये है कि वो 12 बजे तक ही रात को शुरू होती है, तो आप उन्हें मेल लिख सकते हैं और वो आपको तभी का तभी जवाब देंगे। दोस्तों, किसी भी समस्या का हल अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना या ख़त्म करना नहीं होता है। इस इंटरव्यू के माध्यम से रिया ने इस उल्लासनगर प्रशासन को एक आवेदन किया हुआ है। मुझे लगता है कि प्रशासन इस बात को सीरियसली लेगा और यहाँ के उल्लासनगर हो या आसपास के उपनगर हो, वहाँ के बच्चे हो या कोई भी आम इंसान हो, जिन्हें सुसाइड से परावृत्त करने के लिए एक ऐसी छोटी सी यंत्रणा होनी चाहिए या सुसाइड हेल्पलाइन होनी चाहिए कि उसे रोक सके। दोस्तों, आज 27 फरवरी है। मराठी भाषा दिन पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे ये बात यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि रिया गिदवानी एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती है, फिर भी अपने स्कूल के एग्ज़ाम में उसने मराठी में अव्वल नंबर पाए थे। पूरे उल्लासनगर में फर्स्ट आने का उसने योगदान इस मराठी भाषा में दिया था। आज उसका जन्मदिन है। हम स्वानंद के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की बधाईया देते हैं। और रिया, मराठीतून तुझ्याकडून काहीतरी आम्हाला ऐकायचं आहे आणि जाता जाता अशा डिप्रेशनमध्ये असणाऱ्या मित्रांना, मैत्रिणींना काय सांगशील? सर्वात आधी तर मी सगळ्यांना मराठी दिवसाची शुभकामनाएं देते। मराठी भाषा असंच वाढत जाओ, कोणतीही भाषा असंच वाढत जाओ, ही माझी मनापासून अभिलाषा है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि किसी को भी अगर लाइफ में कोई क्राइसिस लग रहा है, मैरिज में कोई इशू लग रहा है, या बच्चा फोकस नहीं कर रहा, या रिलेशनशिप आपका थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, या पेरेंट्स के साथ आपका थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, कोई भी रिलेशनशिप का इशू हो, तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक शिवधाम पवाई चौक के बाजू में है, जो 36 फीट ऊंची शिव की मूर्ति है, उसके बाजू में हमारा गॉड्स ओन होलिस्टिक हेल्थ केयर क्लिनिक है। आपको कभी भी आना हो आप आ सकते हैं। हमारे टाइमिंग्स 3 to 7 होते हैं, मंडे टू हर दिन होते हैं।
सिर्फ फ्राइडे हम काम नहीं करते। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8855880039 दीपक गितवानी जी को, और अपॉइंटमेंट लेकर आप कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान मौत या सुसाइड नहीं होता है। इस सारी चर्चा के द्वारा यही मत प्रकट किया है रिया ने। और अगर ज़िंदगी में आपके कोई भी परेशानी हो, ऐसा लगता है कि कुछ सूझ नहीं रहा है, कि ज़िंदगी ख़त्म करने को दिल कर रहा है, तो एक बार, सिर्फ एक बार रिया को अपना नंबर उसने बताया है, उस पर कांटेक्ट कीजिए या तो सुसाइड हेल्पलाइन से संपर्क कीजिए। आपका सुसाइड करने का ख्याल आपके दिल से खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। बहुत अच्छा अनुभव आपने हमारे साथ शेयर्स किए और हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छे सुझाव इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस अपने इंटरव्यू के माध्यम से आपने दिए। रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।